माजी के पन्नों को पलटकर देखा तो जाना हुकूमतें बनती हैं लोगों से। आज के आईने में झांका तो देखा कि जमहूरियतें चलती हैं लोगों से। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान, कानून साज, मुंसिफ, अफसर आला और प्रेस, इस जमहूरियत को संभालते सातून, इनके कंधों पर टिकी है जिम्मेदारी इस मुल्क की। कौन हैं ये लोग, क्या हैं इनकी जिम्मेदारियां? इन सड़कों से गुजरते अक्सर ये सवाल जहन में आते हैं। अब हम मांगेंगे जवाब, करेंगे कुछ बातें। आदाब नाजरीन, उर्दू हाट टॉक में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। नाज़रीन, की जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन शख्सियात से जो हमारे मुल्क के लिए अहमियत रखते हैं, जो हमारे मुल्क को बनाने में अहम किरदार निभा रहे हैं, जैसे हमारे मुल्क के सियासतदान, कानून साज और सहाफ़ी। और आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कल्चर, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर महेश शर्मा जी से। महेश जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो आपके पास एक नहीं बल्कि तीन मिनिस्ट्रीज़ का आपके ऊपर भार है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं एविएशन मिनिस्ट्री की, जब हम बात करते हैं तो किस तरह से ये फंक्शन करती है और किस तरह से इसकी बेहतरी के लिए आप काम कर रहे हैं? देखिए, आज के बढ़ते युग में जब विश्व को हम एक ग्लोबल गांव कहते हैं, कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय नहीं, डोमेस्टिक कनेक्टिविटी का भी बहुत बड़ा महत्व है। चाहे हम अपनी भारत की संस्कृति को कहीं ले जाना चाहें, पर्यटक की दृष्टि से एक दूसरे के देश के कोनों में जाना, विश्व में जाना, और उसमें मैं समझता हूँ सिविल एविएशन में जो हमारी मंत्रालय है, इसके 4 कंपोनेंट हैं। उन 4 कंपोनेंट में सब लोग मानते हैं कि शायद सिविल एविएशन मंत्रालय का मतलब एयर इंडिया जी। हमें जब किसी से फ़ोन आता है तो साहब वह एयर इंडिया की फ़्लाइट लेट थी, ये था होता, बल्कि एयर इंडिया तो हमारा इसका एक कंपोनेंट है। उसके साथ है हमारे पास एयरपोर्ट अथॉरिटी, जिसमें पूरे देश के हम करीबन जो 112 एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें से 80 एयरपोर्ट्स अभी फंक्शनल हैं, उनको मैनेज करते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिससे पूरा नेविगेशन सर्विसेज हैं, पवन हंस है। तो इस तरह की बहुत सारी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है। ये 4-5 कंपोनेंट मिलकर हमारा सिविल एविएशन मंत्रालय बनता है जी। और जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल करते हैं। और उस सब के ऊपर हमारी एक एजेंसी होती है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो समय समय पर अपनी गाइडलाइंस डिफाइन करती है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों से हम सभी लोग जो उससे बंधे हुए होते हैं। मैं समझता हूँ आज के इस युग के अंदर इस मंत्रालय का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि अगर हम एक दूसरे को जाने पहचानेंगे नहीं और एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे के व्यवसाय में हम एक पार्टनर नहीं बनेंगे, तो इस मंत्रालय का बहुत बड़ा महत्व है। और आप समझिए, लोग समझते हैं कि शायद जब कोई एक एयरप्लेन क्रैश हो जाता है तो समझते हैं कि देहाती आदमी की कहानी के साथ, अगर इसका तेल खत्म हो गया तो। लेकिन सच्चाई है कि आज भी 1 लाख जब टूरिस्ट मूव कर लेता है या पैसेंजर मूव करता है, तो उसमें जो एक्सीडेंट रेट है, इट इज़ ओनली 0.84%। तो आज भी विश्व में सबसे सुरक्षित साधन एविएशन है जी, ट्रांसपोर्ट का। जी। क्या आप मानते हैं कि जो तीनों मिनिस्ट्रीज़ हैं आपका, कल्चर, टूरिज्म एंड एविएशन, ये इंटर रिलेटेड है? क्योंकि अगर कल्चर, जिस तरह से हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो डाइवर्स है, यहाँ पर अलग अलग तरह के रंग हमें देखने को मिलते हैं। जब हम उसको बेहतर बनाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा टूरिज्म आएगा, इसका मतलब बाहर से ज़्यादा लोग फ्लाई करके यहाँ पर आएंगे। तो क्या आपको लगता है तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं? मुझे जब प्रधानमंत्री जी ने ये जिम्मेदारी दी तो मैं समझता था मुझे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की कहीं जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन फिर जब मैं तीनों मंत्रालय होते हैं, इनमें आपस में इतना सामंजस्य, इतनी सिनर्जी है कि वास्तव में अगर ये तीनों एक साथ ना हो तो काम करने का आनंद ही खत्म हो जाएगा और काम करने की रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। इसके लिए बड़ा अच्छा सा स्लोगन हमने ड्राफ्ट किया है कि अगर भारत के पास हम कभी पूछें, वो एक फिल्मी स्टाइल में पूछता है ना कि मेरे पास माँ है जी। तो हम कहते हैं कि मेरे पास भारत की घनी संस्कृति है, रिच हेरिटेज है। तो स्लोगन जो प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि पर्यटन को और भारतीय संस्कृति को बहुत महत्व दिया है। चाहे वो लाल किले की प्राचीर रही हो, चाहे वो सार्क का सम्मेलन रहा हो, चाहे ब्रिक्स रहा हो, या भी हमारी मॉरिशस, श्रीलंका की यात्राएं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने पर्यटन को बहुत बड़ा महत्व दिया है।
तो जो तीनों मंत्रालयों का जो हमने स्लोगन निकाला वो ये था कि भारत की घनी संस्कृति को पर्यटन के माध्यम से विश्व के कोने कोने में एविएशन के पंख लगाकर हम पहुंचाएं, ये इन तीनों मंत्रालयों का जस्ट पॉइंट है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन्हें नटशेल आप मुझसे पूछते कि आपके तीनों मंत्रालयों का एक वन लाइन में अगर आप कहते तो मैं कहता मेरे प्रधानमंत्री का ये विजन है एंड आई एम ए कोरियर फॉर दैट पर्पस कि आई शुड डू दिस। तो जैसे आपने पहले कहा कि जब हम एविएशन की बात करते हैं, जब आपसे पूछा जाता है तो लोगों के जहन में एक ही बात आती है, एयर इंडिया। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब हम एयर इंडिया की बात करते हैं और जो दूसरी जो हमारे पास प्राइवेट जो एयरलाइंस मौजूद हैं, जब उनसे कंपेयर करते हैं, अभी भी जो अच्छे जिनके पास पैसा अच्छा है या फिर जो चूज़ कर सकते हैं वो अभी भी प्राइवेट एयरलाइंस को ही चूज़ करते हैं। तो क्या आपको लगता है एयरलाइंस में और उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है? देखिए, आई एम नॉट वर्किंग फॉर एयर इंडिया, आवर मिनिस्ट्री इज़ नॉट वर्किंग फॉर एयर इंडिया। हम सब लोग उस व्यवसाय के लिए काम कर रहे हैं, सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लिए। उसमें चाहे इंडिगो हो, जेट हो या कोई और हो, एयर इंडिया वो एयर इंडिया उसका एक कंपोनेंट है। हमारा नेशनल कैरियर है, ये हमारे लिए गौरव की बात है, वो अच्छा चले, गौरव की बात है, लेकिन उसकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं। अगर मैं टोटली आप ये कहते हैं कि प्राइवेट एयरलाइंस बहुत अच्छा काम करती हैं, तो किंगफिशर का क्या हुआ जी, स्पाइस जेट ने झटका क्यों खाया? तो प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। नेशनल कैरियर को बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी, सामाजिक जिम्मेदारियां भी। केदारनाथ के अंदर घटना हुई, पवन हंस ने अपने सारे हेलीकॉप्टर झोंक दी, कहीं हमारी 40 नर्सेस अफगानिस्तान में छूट कर आईं, एयर इंडिया का जहाज उनको गया लेके आने के लिए। तो ये नेशनल कैरियर की जिम्मेदारियां हैं। हम लोग जब भी किसी एयरलाइंस के रूट डिसाइड करते हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि 10% रूट्स आप उन पर जाएंगे जिन रूट्स पर ट्रैफिक कम है। अगर आप ये सिर्फ टोटली प्राइवेट के हाथ में छोड़ दीजिए तो वो कहेंगे हमें सिर्फ वो रूट दे दीजिए जिस पे आज हमारे 80 एयरपोर्ट हैं, अभी 4 एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हैं। आप प्राइवेट हाथों में बता दीजिए, हो सकता है 40 एयरपोर्ट ऐसे आए जो हम देश लॉस में चलाता है, क्योंकि हमें कनेक्टिविटी देनी, हमें नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल को कनेक्टिविटी देनी, हमें त्रिपुरा को कनेक्टिविटी देनी है, हमें हिमाचल में भुंतर और कुल्लू को भी कनेक्टिविटी देनी है। तो सिर्फ प्राइवेट वाले होंगे तो शायद हो सकता है कि उन रूट्स पर एक भी एयरलाइन उड़ाने वाला ना मिले। तो इसलिए इस बैलेंसिंग फैक्टर की भी होना बहुत ज़रूरी है। जी, जब कोई भी आप पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं, तीनों ही मिनिस्ट्रीज़ की बात कर रही हूँ, तो उसको बहुत बेहतर बनाने के लिए किस तरह से आप काम करते हैं, कैसे आपको पता चलता है? ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आपके साथ बहुत सारी फंक्शनरीज़ हैं जो आपको बताती हैं कैसे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके अलावा भी क्या कोई और आपने सिस्टम आपके आने के बाद कुछ बदलाव आपने किया है ताकि इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके? देखिए, हर तीनों मंत्रालयों का अपना अपना एक सिस्टम है जी। हर मंत्रालय का अपना एक सचिव है, फिर उसके नीचे 2 एडिशनल सेक्रेटरी हैं, फिर और टीम है, पूरी टीम। ये टीमें अपना अपना काम करती रहती हैं। हम लोगों के पास जब ब्रॉड पॉलिसी के लिए डिस्कशन होता है, अब जैसे मेरे तीनों मंत्रालय अलग अलग बिल्डिंग्स में जी। मैं सवेरे पर्यटन में होता हूँ, दोपहर के अंदर मैं संस्कृति मंत्रालय में जो दूसरी जगह पर है, और शाम के समय में राजीव गांधी भवन में उड्डयन मंत्रालय में होता हूँ। वहाँ उनसे हम योजनाएं लेते हैं, उनका विजन, जब पॉलिसी डिसीजन जब कभी होता है, मिनिस्टर का रोल होता है कुछ ब्रॉड पॉलिसी के लिए कि इसको कैसे हम आगे ले जाएं, इस व्यवसाय में और क्या क्या सुधार करें। फिर हम तीनों की ग्रुप कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स बुलाते हैं कि तीनों मंत्रालय एक साथ बैठेंगे कि हम एक दूसरे को किस तरह से पोटेंशिएट कर सकते हैं। जो एविएशन से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है गवर्नमेंट को, पिछले कुछ सालों में देखा गया कि उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया जितना फ़ायदा गवर्नमेंट को होना चाहिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट अभी आई है, मंत्री बने हुए आपको बहुत दिन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि एविएशन से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मैंने बताया कि हमारे जो 4 कंपोनेंट हैं उसमें एक होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो साल भर में करीबन 2800 करोड़ रुपए देश को कंसोलिडेटेड फंड में कमा के देता है। पवन हंस कुछ समय के लिए लॉसेस में रहा, लेकिन पवन हंस पिछले साल से प्रॉफिट में है, करीबन 40 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट पवन हंस देता है। बाकी डिपार्टमेंट डीजीसी है, उनसे एक छोटा रेवेन्यू मिलता है। एयर इंडिया हमारा एक कंपोनेंट है जो लॉस देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उसी घाटे को कम करने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं, एयर इंडिया का घाटा कम हो। और टूरिज्म को और बेहतर बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो हिंदुस्तान का रुख करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको जाना जाए, पहचाना जाए, उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से जितना टूरिज्म प्लेस, मॉन्यूमेंट्स, धार्मिक और सांस्कृतिक के केंद्र हिंदुस्तान के पास हैं, पूरे विश्व के पास उतने नहीं हैं।
दुनिया का 73% हिमालय हमारे पास है जी। और अगर टूरिज्म की हम स्ट्रेंथ माने तो हम 3 चीज़ें मानते हैं, सफाई, सिक्योरिटी एंड हॉस्पिटैलिटी। बिल्कुल। इन तीनों स्ट्रेंथों पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान से टूरिज्म को जोड़ा है। सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो कोई एक घटना जब हमारे साथ हो जाती है, खास तौर पर महिलाओं के साथ अगर कहीं सुरक्षा की घटना, हम पर्यटन की दृष्टि से 2 साल पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल। ये हमारा एक बॉटलनेक है जिस पर हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जैसे अब हम लोगों ने प्लान किया E2E टूरिज्म, एंड टू एंड टूरिज्म। जैसे ही हमारे यहाँ विश्व का कोई भी टूरिस्ट आएगा, इमिग्रेशन काउंटर पर हम उसे एक स्वागत कार्ड देंगे, उसके साथ लिखा होगा डूज एंड डोंट्स, कि आप ये करें ये ना करें। जैसे हमने बताया कि जीपीएस ओरिएंटेड हम टैक्सियाँ पर शुरुआत टूरिस्टों के लिए कर रहे हैं। हम उन्हें हिदायत दे रहे हैं कि आप जीपीएस ओरिएंटेड टैक्सी में बैठें। जैसे ही आप किसी गाड़ी के अंदर बैठें, उसके नंबर प्लेट को, अपने मोबाइल फ़ोन आजकल सबके पास होता है, उससे एक फ़ोटो उसकी नंबर प्लेट की खींचें और उस नंबर प्लेट को आप किसी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन को मेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, तब आप उसमें बैठें। अकेले समय में महिला हो तो ना बैठें। एक हेल्पलाइन हमने शुरू करी है 24/7 1363। अगर कहीं कोई टूरिस्ट अगर कहीं गर्दिश में है, कहीं दिक्कत में है, तो वो उस पर कॉल करे, उसको हेल्प मिलेगी। अभी ये 2 भाषाओं में है। हमारा प्रयास है कि ये करीबन 12 भाषाओं में हो जाए शुरू, ताकि एक जापानी टूरिस्ट, चाइनीज़ टूरिस्ट अगर दिक्कत में हो तो उसे जापानीज़ टूरिस्ट में हम इसको कॉल सेंटरों से लिंक कर रहे हैं। ये एक हमारा प्रयास है एंड टू एंड टूरिज्म का है कि अगर मान लो बुद्धिस्ट सर्किट का हमारा टूरिस्ट आता है, वहाँ से हम एक सुरक्षित माध्यम, चाहे वो ट्रेन हो, टैक्सी हो या एरोप्लेन हो, उससे हम अगले डेस्टिनेशन तक ले जाएं, उससे फिर हम अगले डेस्टिनेशन और वापस में उसको सकुशल वापस छोड़ दें। ये हमारी योजना है जिससे हम टूरिज्म को बढ़ावा देने का हम प्रयास कर रहे हैं। जी। और अब बात करते हैं कल्चर की बात करते हैं, तो हम कल्चर देखते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग मज़हब हैं, इनके अलग अलग त्यौहार होते हैं जो सब मिलजुल कर मनाते हैं और सब एक दूसरे को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन अभी भी ये देखा जाता है कि जिस तरह से जो दूसरे मुल्क हैं जिन्हें हमारे कल्चर के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए था, उतना नहीं हो पा रहा है, अभी उतने पैमाने पर मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। तो क्या उसके लिए भी कोई कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये हमारी खूबसूरती है कि जिस गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते हैं जी, वो अगर कहीं है तो हमारे इस देश में जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। धर्म, इतनी जातियाँ, इतने आर्थिक स्तर में जमीन आसमान पर रहने वाले लोग, और उसने कहा दिल्ली से गुवाहाटी में तक एक और मेरा भारत देश एक। जी। इन सबको बांध के रखना, मैं समझता हूँ पूरा विश्व भी आश्चर्यचकित है कि इतनी सारी व्यवस्थाओं के साथ ये देश एक है, आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उसके पीछे अगर कोई बाइंडिंग फोर्स है, कोई फेविकॉल है, जी, तो ये हमारी संस्कृति है, बिल्कुल, जिसमें हम सैकड़ों सालों से साथ रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई, और इतनी सभ्यताओं के साथ रह रहे हैं, और बल्कि एक रोल मॉडल बन गया है हिंदुस्तान पूरे विश्व के सामने कि किस तरह हम साथ रहकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर हमारी इस कल्चर को हम प्रमोट करें, प्रोपेगेट करें एंड प्रिजर्व करें, इन तीनों का अगर कोई सबसे बड़ा संवाहक है, अगर कोई मैसेंजर है, अगर कोई एम्बेसडर है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जी। उन्होंने जहाँ जहाँ विश्व के कोने में वो गए, उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति की बात की। जी। और मैं समझता हूँ कि जिस योगा को, जो उसकी शुरुआत भारत देश से हुई, आज विश्व के 173 देश मात्र 2 महीने के समय पर योगा की पहचान की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकारता बन गई। आज पूरे विश्व ने माना कि योगा भारत की देन है, और इसके लिए हम 21 जून को, आने वाले 21 जून को हम एक विश्व योगा दिवस के रूप में बनाएंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी शुरुआत है और भारत की संस्कृति को पूरे विश्व का सलाम है। जी, बिल्कुल। महेश शर्मा जी, जब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, जब हम बात करते हैं और जब हम एविएशन की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है FDI की बात होती है, और FDI में किस तरह से दूसरे ममालिक के जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आ पाएँ, उसके लिए मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए एविएशन को कितना अलग तरीके से तैयार किया जा रहा है? देखिए, पिछले दिनों से बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे थे कि हम अपने आप को कहीं चाइना के हाथों में, कहीं दुनिया के हाथों में अपने आप को बेचे जा रहे हैं। ये देश बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में। जो हमारा कॉमन क्राफ्ट्समैन, जो हमारा कॉमन फोक, हमारी ट्रेडिशंस, कहीं भदोई का कारपेट, ये हमारी स्ट्रेंथ होती थी। जी। आज उस स्ट्रेंथ के लिए प्रधानमंत्री जी ने दोबारा से इस बात को दोहराया है कि हम इसको ताकत दें कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को
अगर विश्व के किसी कोने के अंदर आपने देखा होगा हमारे जितने MOUs अब बनने लगे हैं, उनमें शुरुआत के दिनों में हो सकता है हम ये कह दें कि हम फलां का हवाई जहाज खरीद लेंगे, फलां की टेक्नोलॉजी ले लेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे के अंदर हम उसको चीज़ को वापस भारत की धरती पर बने, भारत के कामगार उसमें काम करें जी। तो मैं समझता हूँ इसकी एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है और लोगों ने माना है जी। कि भारत की धरती कंड्यूसिव है इस काम करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका जो एविएशन की बात करें, कल्चर की बात करें या फिर टूरिज़्म की बात करें, ये तीनों मिनिस्ट्री जो है वो आम जो इंसान होता है उससे सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं, तो उसको किस तरह से इस मिनिस्ट्री से और फ़ायदे हो सकते हैं और जो पीपल्स जो पॉलिसीज़ होती हैं वो किस तरह से और बनाई जा रही हैं? देखिए कई बार हम सोचते हैं कि सिविल एविएशन शायद लखपति करोड़पति लोगों का साधन बना है जी। आज उस मिथ्या को तोड़ा है। आज एक कॉमन मैन अगर 2 महीने पहले बुकिंग करा दे तो 1,800 रुपए के अंदर एविएशन की यात्रा करता है, वरना शायद लोगों का जिंदगी में सपना होता था कि मैं कभी हवाई जहाज में बैठ जाएं। जी। कल्चर मंत्रालय लोगों को समझ में नहीं आता कि है क्या ये, लेकिन सच्चाई पूछो तो उस कल्चर के पीछे जो हमारी स्ट्रेंथ है वो क्या, मणिपुर के कोने में जानने वाला एक डांसर, कहीं बांस की टोकरी बनाने वाला जम्मू कश्मीर के जगहों से बनाने वाला कोई आर्टिस्ट, कहीं पेंटर, ये सब ने मिलकर भारत की संस्कृति को बनाया। तो हमारा मंत्रालय उनको पहचान देता है। जी। आप समझिए करीबन 600 स्कॉलरशिप्स 5,000 रुपये महीने से लेकर 20,000 रुपये महीने की हम उन आर्टिस्टों को देते हैं जो गरीब वर्ग से हैं, जो अपनी कला को शेप नहीं कर पाए, जो अपनी कला को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हम उसे हेल्प करते हैं, हमारी मंत्रालय उसको हेल्प करता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कहीं फेयर होना हो, कोई फेस्टिवल होने हो, हमारी ट्रेडिशंस को मेंटेन कर लेके हम उनको प्रिजर्व करते हैं। तो ये संस्कृति मंत्रालय की रही। और पर्यटन की अगर महत्वता अगर इकोनॉमी में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कितनी होती होगी। आप सोच सकते हैं कि हम पूरे विश्व का सिर्फ 1% भी टूरिज्म अपनी तरफ नहीं ले पाते हैं। Not even 1%, only 0.64% ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म सिर्फ हमारे पास है, लेकिन उतने मात्र से हम 1,07,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा देश के लिए पर्यटन के माध्यम से कमाते हैं, जो पूरे देश का 6.88% GDP के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं इसकी रोजगार में लगभग 12.36% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट रोजगार पर्यटन की दृष्टि से मिलता है। कुछ नए एयरपोर्ट्स लाने का भी आपका प्लान है, उसके बारे में आप बताएं। कुछ नए एयरपोर्ट्स हैं जो प्लान्ड हैं, जो आने हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो नई जगहें बसी हैं जहाँ पर एयरपोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वो आना बेहद ज़रूरी है। तो जेवर जो है शायद का जो एयरपोर्ट है वो आपके जहन में भी प्लान है, इसके अलावा भी कुछ और आप प्लान कर रहे हैं? देखिए ग्रेड B और C कैटेगरी की हमारी सिटी है जी। A कैटेगरी की सिटी में लगभग सब में एयरपोर्ट्स हैं, कुछ जगह नहीं है। खासतौर पर हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कनेक्टिविटी बहुत पुअर है जी। वहाँ पर जगह उपलब्ध भी कम है। वहाँ के एयरपोर्ट्स लाना, आपने जिस जेवर एयरपोर्ट की बात करी, दिल्ली की 1,60,00,000 जनता है, आसपास के क्षेत्र मेरठ से लेकर उधर राजस्थान के अंदर तक हरियाणा में कोई एयरपोर्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लगभग 5 करोड़ की जनसंख्या को ये एयरपोर्ट सर्व करता है। समझता हूँ इस वक्त हमारे पास लगभग 2,200 एकड़ जमीन जेवर में उपलब्ध है। तो दिल्ली के एयरपोर्ट को हमें कहीं ना कहीं NCR में ले जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बनेगा वो। आपको पीपल्स मैन भी कहा जाता है, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कहा जाता है कि आपके यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, आप हर किसी से मिलते ज़रूर हैं, बात भी ज़रूर करते हैं, और इसीलिए बिना झिझक जो है वो लोग आपके पास आ जाते हैं। देखिए मैं एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आता हूँ। 10वीं क्लास तक की शिक्षा मैंने राजस्थान के रिमोट गाँव में पाई, जहाँ मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर स्कूल था। पिताजी शिक्षक थे। मैंने उस दर्द को समझा, और तो मैं समझता था कि जब कोई मेरे पास व्यक्ति आते थे और आज से 25 साल पहले की मैं इसका ध्यान रखूं, तो मुझे उसका दर्द ध्यान आता था। और अगर आप मुझसे एक शब्द में अपनी ज़िंदगी का जिस्ट पूछना चाहें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किस विषय पर क्या पाया, तो एक शब्द था, एक एम्पैथी, दूसरे के जूते में अपना पाँव डालना। बिल्कुल। मैं हर स्थिति को, इसमें मुझे हर बात का जवाब मिल जाता था। ये चीज़ें थी जो दूसरों का दर्द समझते समझते आप लगभग 30 वर्ष इस पेशे में हो गए जी। और फिर इस सामाजिक राजनीतिक जीवन में जी।
इस चीज़ ने मुझे बहुत मदद भी करी और दुनिया को समझने का बहुत अच्छा मौका मिला। और तीसरा, मुझे एक आत्मसंतुष्टि भी मिली। अगर ऐसा करने से मुझे खुशी मिलती है तो मैं क्यों ना करूं जी। दैट वाज माय। और हमारे सेगमेंट का ये हिस्सा है जहां हमारे पास लोगों के ख़त आते हैं और वो सवाल पूछते हैं। तो आपके लिए ख़त आया है हमारे पास साक्षी का, नोएडा से। उनका कहना है कि मैंने आपको वोट दिया है और अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गौतम बुद्ध नगर के लिए आप क्या करना चाहेंगे। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की शो विंडो है, दिल्ली के पास है। लोगों का सवेरे कदम दिल्ली में होता है, शाम को जी गौतम बुद्ध नगर नोएडा में होता है। उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। तकनीकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश में रहने के कारण वो सब चीज़ें उपलब्ध कई बार नहीं हो पाती हैं। हम सब लोग बड़े सपने लेकर इस गौतम बुद्ध नगर में बसे। यहाँ के बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। उन पर उतरने के लिए मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, जो इस वक्त मेरे मंत्रालयों के माध्यम से शुरुआत है। 18 वर्षों से एक प्रोजेक्ट रुके हुए थे, नेशनल क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट सेक्टर 62 के अंदर हमने उनकी शुरुआत कराई। अपने नोएडा को हम एक स्वच्छ नोएडा बनाएं, प्रोग्रेसिव नोएडा बनाएं और इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर लेकर जाएं। इसकी शुरुआत हमने कर दी है, जिसके अगले 2 साल के अंदर उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। कुछ चीज़ों में हमें प्रदेश सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है जी। ये हमारी मजबूरी है। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर इस तरह है कि मैं देश का मंत्री भी हूँ, लेकिन मैं उसके साथ साथ उनका सांसद भी हूँ। मैं साक्षी जी का धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने एक विशेष विश्वास से मुझे वोट देकर अपना जनप्रतिनिधि बनाया है जी। मैं उनके विश्वास पर खरा उतर सकूं और ये विश्वास भी उनको दिलाता हूं कि राजनीति की इस काली कोठरी में भी आपके विश्वास को नहीं टूटने दूंगा, इसके दामन पर दाग नहीं लगने दूंगा। चलिए, बहुत खूब। मुझे उम्मीद है कि साक्षी को उनका जवाब ज़रूर मिल गया होगा, सेटिस्फाइड भी वो हुई होंगी। अगला ख़त हमारे पास है नरेंद्र का, राजस्थान से। ये कहते हैं कि राजस्थान एक ऐसा सूबा है जहाँ पर टूरिस्ट बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो उसके लिए आगे क्या किया जाना चाहिए? नरेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, मैं राजस्थान से हूँ। मेरा जन्म अलवर ज़िले में हुआ है और मैंने 10वीं क्लास तक की शिक्षा राजस्थान में ही पाई है जी। और अभी बल्कि पिछले 1 महीने से ही मैं इस दर्द को समझ रहा हूँ कि जितना कुछ राजस्थान के पास है, जिसे हम गोल्डन ट्रायगन कहते हैं जी। आगरा, जयपुर एंड दिल्ली, उसका हम 25% पोटेंशियल भी नहीं एक्सप्लोर कर पाए हैं। और राजस्थान टूरिस्टों का एक डेस्टिनेशन भी है और चॉइस भी है जी। हर पर्यटक वहाँ जाना भी चाहता है। वहाँ के किले, वहाँ की झीलें बहुत खूबसूरत, जितना कलरफुल है वो, कलरफुल है जी। तो मैं समझता हूँ राजस्थान टूरिज्म में बहुत कुछ किया जाना, उसकी कनेक्टिविटी और सब चीज़ों को माध्यम से देखकर हम उस विषय में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट आएंगे जी। और आखिर में मुख्तसर अल्फाज में आप जो लोग आपको घर बैठे देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? देखिए, जिस देश के हम वासी हैं, मेरे से जो 3 मंत्रालय जुड़े हुए हैं, हमारी स्ट्रेंथ है हॉस्पिटैलिटी, अतिथि देवो भव। मैं समझता हूँ हम पर्यटक मित्र पैदा करें अपने लोगों के बीच से जी। कि आने वाले मेहमान को हम एक इस भाव से उसका सम्मान करें। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी जी। और इस स्ट्रेंथ के पोटेंशियल को हम उपयोग करें जी। अपनी जो भारत की मान्यताएं हैं, भारत मानव मूल्य हैं, उनको हम प्रोपेगेट करें, प्रमोट करें जी जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेश शर्मा जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतने कीमती ख्यालात से आपने हमें नवाजा। बहुत शुक्रिया। you